26 जून 1975 को अचानक पीएम इंदिरा गांधी की आवाज ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने लगती है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इसमें इमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ साथ 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। 75 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। 25 जून 1975 भारतीय इतिहास का वो काला 25 जून 1975 को प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया और करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बट ये इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला सडन नहीं था, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसकी नींव 1969 में तब रखा गई थी जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से अलग रास्ता दिखाया गया था। और तब से एक के बाद एक सीक्वेंस में ऐसी ऐसी घटनाएं होती चली गई कि फाइनली इमरजेंसी का रूप ले लिया। तो एक्चुअली क्या रीजन था 1975 के इमरजेंसी को ट्रिगर करने का, ये तब तक जज नहीं कर सकते जब तक 1975 के इमरजेंसी के पहले के उन छोटे बड़े घटनाओं को समझ नहीं जाते। पहली घटना 1969 की है। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेताओं के सिंडिकेट का डोमिनेंस था और कांग्रेस में इंदिरा गांधी की भूमिका राम मनोहर लोहिया के शब्दों में गूंगी गुड़िया से ज्यादा नहीं थी। पार्टी में उनको सुनने वाले बहुत ही कम लोग थे। उस समय इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया जाए, पर पार्टी में एक्टिव सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था और तब इंदिरा गांधी ने बगावत कर दी और रेड्डी हार गए। एक्चुअली मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटाने के बाद से ही सिंडिकेट के नेता इंदिरा से नाराज थे और रेड्डी की हार ने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्हें लगता था कि अगर प्रधानमंत्री ही पार्टी के नेता को सपोर्ट नहीं करेंगी तो कौन करेगा। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष एस निजालिंगप्पा ने गुस्से में आकर इंदिरा को ओपन लेटर लिखा और इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म करने का आरोप लगाया। 1 नवंबर को कांग्रेस कमेटी की 2 जगहों पर मीटिंग हुई, एक प्रधानमंत्री आवास में और दूसरी कांग्रेस के जंतर मंतर रोड कार्यालय में। तब कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में इंदिरा को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया गया और संसदीय दल से कहा गया कि वो अपना नया नेता चुन लें। इंदिरा ने फौरन दोनों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस के 429 सांसदों में से 310 ने भाग लिया। इंदिरा ने कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा की पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस आर और दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस ओ। तब इंदिरा ने सीपीआई और डीएमके की मदद से कांग्रेस ओ के अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया। ये शुरुआत थी सत्ता में बने रहने की। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश का इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं था। देश में कुछ लोगों के पास बहुत अधिक पैसा था, जबकि एक बड़ा पार्ट पॉवर्टी में जकड़ा हुआ था। ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई थी और 1967 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं थी। लोग उन्हें कांग्रेस सिंडिकेट की गूंगी गुड़िया कहते थे। ऐसे समय में इंदिरा गांधी को अपनी छवि बदलने की जरूरत महसूस हुई। उस समय देश के 14 बड़े बैंकों के पास देश की लगभग 80% पूंजी थी और इंदिरा गांधी का मानना था कि इन बैंकों पर केवल कुछ वेल्दी फैमिलीज का ही कब्जा था और आम आदमी को बैंकों से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है। बैंकों में जमा पैसा उन्हीं सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा था जहां प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी। इंदिरा गांधी इन बैंकों से मिलने वाले बेनिफिट्स को आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इन बैंकों को नेशनलाइज करना चाहती थी, या हम कह सकते हैं कि सरकार उन बैंकों को अपने कब्जे में करना चाहती थी। 18 जुलाई 1969 को यह फैसला होता है कि इसके लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा। यह फैसला उन शेयर होल्डर्स के लिए उनके प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने जैसा था। अब आप सोचिए कि आपको कैसा लगेगा जब आप कहीं बड़े प्रॉपर्टीज पर बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और सरकार आपसे कहती है कि अब यह जगह सरकार की हो गई और आपके सारे पैसे डूब गए। ठीक वैसे ही कंडीशन थी उस समय शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की, जिसके वजह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स नाराज होकर इस फैसले को अपोज किया। जिस ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसा किया गया वह बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहलाया। 17 जुलाई की पूरी रात पीएन हस्कर और ए बख्शी ने कानून तैयार करने में बिताई। 19 जुलाई तक बैंकिंग कानून लाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बीवी गिरी जो उस समय भारत के ऑफिशिएटिंग राष्ट्रपति थे
उनको अगले दिन यानी कि 20 जुलाई 1969 को पद छोड़ना था और लोकसभा को अपना सत्र फिर से शुरू करना था। इस बात से यह समझा जा सकता है कि इस ऑर्डिनेंस के पास होने की कितनी जल्दी थी इंदिरा गांधी को। निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की प्रधानमंत्री की योजना से मोरारजी देसाई भी बहुत नाराज थे। नाराजगी प्रकट करते हुए घोषणा के एक सप्ताह पहले उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा सरकार ने 19 जुलाई 1969 को एक ऑर्डिनेंस जारी करके देश के 14 बड़े निजी बैंकों को नेशनलाइज कर देती है। 20 जुलाई 1969 को इन सब फैसलों के खिलाफ आरसी कूपर, जिनका बहुत बड़ा शेयर था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में, वे ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हैं और अनुच्छेद 14 के तहत अपने अधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं। 22 जुलाई 1969 को सुप्रीम कोर्ट की 8 जजों की बेंच ने सरकार को बैंक के चेयरमैन को हटाने और बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1968 के तहत बैंकों को निर्देश देने पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश दे दिया। 4 अगस्त 1969 को भारत की संसद में एक ऑर्डिनेंस पास हुई, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1969। फिर 10 फरवरी 1970 को सुप्रीम कोर्ट की 11 न्यायाधीशों की पीठ ने 10-1 के बहुमत के फैसले से इस एक्ट को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 14 फरवरी 1970 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और 26 फरवरी 1970 को संसद में एक बिल लाकर उसे पारित कर दिया। 31 मार्च 1970 को इस कानून पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद बैंकों के नेशनलाइजेशन ने वैलिड लॉ का रूप ले लिया और यहीं से शुरू होता है कोर्ट और इंदिरा गांधी की कॉन्फ्लिक्ट। अगली घटना होती है प्रिवी पर्स को लेकर। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय लगभग 565 रजवाड़े या देसी रियासतें थी जिन्हें प्रिंसली एस्टेट कहा जाता था और सरदार पटेल के एफर्ट से राजवाड़ों का यूनियन ऑफ इंडिया में डिसोल्यूशन हुआ। भारत सरकार ने उन राजाओं महाराजाओं को उनके अपने परिवार, निजी स्टाफ और राजमहलों के रख रखाव के लिए सरकारी फंड से कुछ अमाउंट देने का फैसला किया। इसे ही प्रिवी पर्स कहते हैं। इसमें एक कंडीशन थी कि राजाओं के पूरे जीवन काल में यह अमाउंट ऑफ मनी उन्हें मिलती रहेगी, पर उनके सक्सेसर्स के लिए यह अमाउंट धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। भारत के आजाद होने के कुछ सालों बाद राजाओं के प्रिवी पर्स के खिलाफ जनता के बीच गुस्सा पैदा होने लगा। यह माना जाने लगा कि भारत प्रिवी पर्स के तौर पर जनता की भलाई पर खर्च होने वाले धन को बर्बाद कर रहा है। राजाओं के पास पहले से ही बेहिसाब धन दौलत और संपत्ति है, उस पर से उन्हें मोटा प्रिवी पर्स दिया जा रहा है और तब इसे सरकार भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक मानने लगी और उसको खत्म करने का प्रपोजल 1969 में लाया गया, लेकिन राज्यसभा में यह विधेयक गिर गया। जब इंदिरा गांधी नाकाम रही तो उन्होंने राष्ट्रपति बीबी गिरी से सभी शासकों की मान्यता खत्म करने को कहा। इसे अदालत में चुनौती दी गई। ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फिर से झटका लगा। 15 दिसंबर 1970 को सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को अवैध करार दे दिया। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा सरकार को शानदार जीत हासिल हुई और फिर 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा देसी रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और प्रिविलेज समाप्त कर दिए गए। इसके साथ ही राजभत्ता और राजकीय उपाधियों का भारत में हमेशा के लिए अंत हो गया। हालांकि इस विधेयक के पारित होने के बाद कई पूर्व राजवंश अदालतों में गए, लेकिन वहां उनकी सारी याचिकाएं खारिज हो गई। लेकिन उन राजाओं के अंदर इंदिरा गांधी के प्रति गुस्सा भरता चला गया। एक्चुअल रीजन जो 1975 के इमरजेंसी को ट्रिगर किया था वो था 1971 का इलेक्शन रिजल्ट, जिसमें समाजवादी नेता राजनारायण 1971 के रायबरेली संसदीय चुनावों में इंदिरा गांधी से हार गए थे और राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट चले गए थे। गांधी को 6 सालों के लिए बैन कर दिया गया था। बट इसके पहले 3 ऐसी घटनाएं घटी जिसने आग में घी का काम किया था। 20 दिसंबर 1973 को एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद के छात्र हॉस्टल फूड फी में 20% हाइक के विरोध में हड़ताल पर चले गए। इसी प्रकार की हड़ताल 3 जनवरी 1974 को गुजरात विश्वविद्यालय में भी आयोजित की गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें हुई, जिससे पूरे गुजरात में छात्र भड़क गए। 7 जनवरी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंडिफिनिट स्ट्राइक शुरू हो गई।
धीरे धीरे ये स्ट्राइक उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों ने उस समय के सीएम चिमन भाई पटेल के इस्तीफे की मांग करने लगे। 10 जनवरी को अहमदाबाद और बड़ोदरा में 2 दिनों तक हड़ताल हिंसक हो गई। 25 जनवरी 1974 को एक राज्यव्यापी हड़ताल आयोजित की गई और इसके परिणाम स्वरूप कम से कम 33 शहरों में पुलिस और लोगों के बीच झड़पें हुई और आंदोलन पूरे गुजरात में फैल गया। सरकार ने 44 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया और 28 जनवरी 1974 को अहमदाबाद में शांति बहाल करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। विरोध प्रदर्शन के दबाव के कारण भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देने के लिए कहा। उन्होंने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उधर गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार में भी इसी तरह का आंदोलन शुरू हो गया। मार्च 1974 में बिहार में भी एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहले इस विरोध का नेतृत्व 71 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने किया, जो जेपी के नाम से जाने जाते थे। इसीलिए इस आंदोलन को जेपी आंदोलन कहा जाता है। बिहार में जब जेपी आंदोलन की आग लगी हुई थी तो उसी दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिससे पूरे देश में रेल सेवा प्रभावित हुई। मई 1974 में शुरू हुआ रेलवे हड़ताल 3 हफ्तों तक चला था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा है कि इस आंदोलन में करीब 1 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ी। हजारों रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके परिवारों को उनके रेलवे क्वार्टर से बाहर कर दिया गया था। इन सब के बाद 1971 में हुए लोकसभा चुनाव परिणाम, जिसमें उन्होंने अपने मेन कंपटीटर राजनारायण को डिफीट किया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में इलेक्शन रिजल्ट को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए और राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और ठीक उसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विपक्षी जनता मोर्चा को भारी जीत मिलती है। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी फ्रिक्ड आउट हो जाती हैं। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर देती है। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में यह प्रसारित किया कि अनकंट्रोल्ड इंटरनल कंडीशन के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकाल की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की और लोकतंत्र के मूल्यों की अहमियत भी दिखाई। 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। इस दौरान जनता के सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इमरजेंसी के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस सेक्शन 352 का इस्तेमाल करके आम आदमी की आवाज को बंद करने की हर संभव कोशिश की। सेक्शन 352 वो हथियार थी जो सरकार को अनलिमिटेड राइट्स देती थी। उस समय इंदिरा गांधी जब तक चाहें सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। मीसा और डीआईआर के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। उस काले दौर में जेल यातनाओं की दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। देश के जितने भी बड़े नेता थे सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। इधर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी अपने दोस्त बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिकड़ी चला रहे थे। संजय गांधी ने बीसी शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी। जिसने भी इनकार किया उसे जेलों में डाल दिया गया। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 पॉइंट्स एजेंडा, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया था।
बताया जाता है कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करा डाला, लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो यह भी जाता है कि पुलिस फोर्स पूरी गांव को घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। इमरजेंसी के बहुत दिनों के बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। चिट्ठी के मुताबिक योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में ही बन गई थी। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंकते थे, लेकिन 19 महीने में उन्हें गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। हालांकि 1975 की इमरजेंसी देश का कोई पहला इमरजेंसी नहीं थी। इसके पहले भी पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया था, जब भारत चीन युद्ध लड़ा जा रहा था। उस वक्त युद्ध विराम के बाद भी नेहरू ने आपातकाल नहीं हटाया। यह आपातकाल 1965 तक लागू रहा, जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। इसके बाद भी 1966 में ताशकंद समझौते के साथ एनिमिटी समाप्त हो गई। तब 1968 में आपातकाल हटाया गया। यह 3 दिसंबर 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा घोषित दूसरा आपातकाल था, जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध चल रहा था। उसी वर्ष 17 दिसंबर को शत्रुता समाप्त होने पर भी यह आपातकाल रद्द नहीं किया गया। इस आपातकाल के प्रभावी रहते हुए तीसरा आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। दूसरे और तीसरे आपातकाल की घोषणाएं मार्च 1977 में समाप्त की गई थी। यहां पर आपको बताना जरूरी हो जाता है कि पहली और दूसरी घोषणाएं बाहरी आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी घोषणाएं आंतरिक विद्रोह के आधार पर लागू की गई थी। अब आपको क्या लगता है, ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये मजबूरी थी या फिर सत्ता के लिए थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।